जगदम्बिका पाल यहां पर कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का फायदा आम जनता के लिए हो, इसके लिए कानून में संशोधन किया जा रहा है और उसका स्वागत किया जाना चाहिए। वारिस पठान जी, आपने जगदम्बिका पाल की बात सुनी। उनका कहना है कि सारी चीजों का ख्याल रखा गया है, आम लोगों को इसका फायदा हो। वक्फ प्रॉपर्टी में कहां पर कभी कोई अस्पताल बना है, वो सवाल उठा रहे हैं। कभी कोई वहां पर स्कूल बना है, ये वो सवाल उठा रहे हैं। जल्दी से एक रिएक्शन लेके आपके पास आता हूं। वारिस पठान जी, जल्दी से आप रिएक्शन दीजिए, मुझे अखिलेश प्रताप सिंह जी के पास जाना है, जल्दी से। देखिए साहिल भाई, सबसे पहले तो हम ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है इसका कंडेम करते हैं, इसको आउटराइट रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि टोटल असंवैधानिक है। ये वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, 15, 29 का है और किस घाई से ये बिल लाया गया आप सब जानते हो। और ये जो सरकार की नीयत है इसी में खोटे, हम तो पहले से बोल रहे थे। इनकी नीयत ये नहीं है कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसका फायदा हो जाए, इनकी नीयत ये है कि जो मुसलमानों के वक्फ की प्रॉपर्टी है उसको हजम कर लिया जाए, यूसरअप कर लिया जाए। इसीलिए तो जो इस बिल के अंदर अमेंडमेंट्स लाए हैं वो सरासर टोटल गलत है। अब आप देखिए ना, एक कलेक्टर को पावर दिया जाएगा कि वो डिक्लेयर करेगा, वो डिसाइड करेगा ये प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं है। और मुसलमानों के वक्फ के अंदर आप नॉन मुस्लिम को कैसा डाल सकेंगे, बताइए मुझको। और इतना ही नहीं है, जो जेपीसी की कमेटी बैठी थी इसमें हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी थे। जो डिसेंट नोट्स आया था, अभी मैं सुन रहा था जगदम्बिका पाल साहब को, वो डिसेंट नोट्स के अंदर कितनी जगह पर ब्लर कर दिया है, कितने पैराग्राफ गायब कर दिए गए। इसीलिए तो आज सब जो विपक्ष के नेता थे जाकर मिले स्पीकर साहब को, स्पीकर को बताया ये चीजें हो रही है, तो अब उन्होंने डायरेक्शन दिया कि ठीक है 70% जो आपकी चीजें वो लिखा जाएगा। ये सब झूठ बोल रहे हैं, एनेक्शियर 2 वगैरह की जितनी भी बात ये कर रहे हैं, पूरे देश को गुमराह करने के लिए ये बात कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। तो वक्फ के अमेंडमेंट की वजह से इतना ये गड़बड़ हो जाएगा देश के अंदर, आप सोच नहीं सकते। अभी आपके पास रिसेंट एग्जाम्पल आपने देखा है साहिल भाई, तिरुमाला का मंदिर का आपके पास एग्जाम्पल आया, उसमें जब जो 18 नॉन हिंदूज थे उनको आपने निकाल दिया, और चंद्रबाबू नायडू जिन्होंने इस वक्फ अमेंडमेंट बिल का समर्थन किया वो उसके अंदर वो थे। अब आप सोचिए कि आप अपने इसमें नहीं रखेंगे, वो आपका इंटरनल लुकआउट है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, तो फिर आप वक्फ के अंदर जो मुसलमानों की, अखिलेश प्रताप सिंह जी के पास मुझे जाना है, लेकिन जो अभी अमेंडमेंट भेजे गए हैं ना, संविधान का कहा गया है कि जो पहले जो आया था ना नॉन मुस्लिम इंक्लूजन का, वो बात हटा दी गई है। जहां तक मैंने पढ़ा है वो नए इसमें वो बात हटा दी गई है, जहां पर दो नॉन मुस्लिम्स को शामिल किया जा रहा था। अखिलेश प्रताप सिंह जी, आप कुछ बात कह रहे थे, लेकिन जगदम्बिका पाल कह रहे हैं कि कलेक्टर कैसा डिसाइड करेगा कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं है, साहिल लिखा हुआ है। देखिए साहिल भाई, वारिस पठान जी उस पर आएंगे हम लोग। निकाल दिया गया है, ऐसा सब क्यों किया चाहिए बताइए। देखिए 2 चीजें बहुत स्पष्ट हो गई कि जब विपक्ष ने दबाव बनाया और जेपीसी रिपोर्ट की कलई खुली, तो एक एनेक्सर और बाद में टेबल किया गया, और वो भी ब्लर है और ब्लैक किया गया है लाइनों को। दूसरे गृह मंत्री को क्यों कहना पड़ा कि ठीक है आप जो आप कहेंगे हम इंक्लूड कर लेंगे, इट्स मीन्स कि पहले आपने इंक्लूड नहीं किया था। कोई बिल जेपीसी में क्यों जाता है? इसीलिए जाता है कि बहुमत से नहीं। अभी आज पाल साहब ने बहुमत का शब्द का प्रयोग किया, जेपीसी में सर्वानुमति से बिल आना चाहिए। बहुमत से तो पार्लियामेंट में भी आप बिल पास करा सकते हैं, जेपीसी में इसीलिए जाता है कि सबसे राय मशविरा करके बातचीत करके एक सर्वानुमति से बिल आ जाए। ये बिल डिसेंट नोट गायब है। दूसरा, इस बिल में नॉन स्टेक होल्डरों को प्राथमिकता दी गई है। तीसरा, जो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं वक्फ को लेकर के, उसको नजरअंदाज किया गया। सदस्यों ने कहा कि इन पे भी गौर करना चाहिए, क्या क्या रूलिंग आई है, कब कब जजमेंट आया, उन सारी चीजों के लिए से। और बड़ी लंबी चौड़ी एकदम से इसमें असंवैधानिक चीजों को रखा गया, जोड़ा गया, तरीके अपनाए गए हैं। 2-4 महीने और लग जाएंगे, वापस किया जाए जेपीसी को। कोई ये तो नहीं कह रहा कि ये बिल नहीं आना चाहिए, जेपीसी को वापस करे सरकार, नेक नियति से बिल बनावे, पूरा सदन भी सपोर्ट कर रहा है। तो आपको इस तरह से चालबाजी और डार्क में रखने की जरूरत क्या है? पहले भी आप जबरदस्ती से बिल पास कराए हैं और उन बिलों का हाथ से क्या हुआ, आपको वापस लेना पड़ा, चाहे जीएसटी हो, कितने अमेंडमेंट करने पड़े। कहा गया कि तो मतलब विपक्ष अभी भी चाहता है कि एक बार फिर बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया जाए, बजाय इसके कि वो पार्लियामेंट में पास किया जाए, क्योंकि अभी लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पर यह बिल पेश किया गया है। जेपीसी की रिपोर्ट अब पेश हो चुकी है। मोहम्मद फैज खान मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से हमारे साथ में है। आप किसकी तरफ नजर आ रहे हैं? आपको लगता है कि आम मुसलमान जो समाज है उसके लिए फायदेमंद बिल साबित होगा? जिस तरीके से वक्फ की प्रॉपर्टीज रखी गई है उसके हिसाब से आपको लगता है कि यह बिल आना जरूरी है, या यह दखलंदाजी होगी आपके अंदरूनी मामलों में?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए साहिल भाई, मैं स्क्रीन पे आपकी कुछ लोगों को देख रहा हूं जो इस पॉलिसी पर चल रहे हैं। सियासत पे जरूरी है रवादारी समझता है, वो रोजा तो नहीं रखता पर अफ्तारी समझता है। मुसलमानों का तुष्टीकरण राजनीतिक अपराधीकरण करने वाले लोग हैं और उनका जवाब देने के लिए हमने एक पुस्तक लिखी है, वक्फ बिल 2024 रिस्पेक्ट टू इस्लाम एंड गिफ्ट फॉर मुस्लिम। 150 पेज की एक किताब लिखी है ये बताने के लिए कि किस तरीके से वक्फ बिल 2024 मुसलमानों के लिए लाभदायक है। और 2006 की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो खुद इनके द्वारा लाई गई थी वो क्या कह रही है कि यदि वक्फ संपत्तियों का 10% भी सही उपयोग हो जाता तो 60,000 करोड़ रुपए की आय होती उस समय, और अभी 1,25,000 करोड़ रुपए की आय होती मात्र 10% सही उपयोग होने से। असल में वक्फ नहीं खिसक रहा है, वक्फ की संपत्तियां नहीं खिसक रही है, बल्कि इस पे जो कब्जा, अवैध कब्जाधारी है ना, जो इसकी दलाली कर रहे थे, वो खिसक रहे हैं। बिल्कुल मेधा कुलकर्णी जी ने सही बात कही। उन्होंने अभी कहा ना कि कुछ मुस्लिम भाई आए थे और बता रहे थे गरीबों तक अब तक लाभ नहीं पहुंचा। वो कोई और नहीं थे, वो हम ही लोग थे। मैं भी गया था। मोहम्मद फैज खान, एडवोकेट शिराज कुरैशी, शाहिद सईद, शाहिद अख्तर साहब, शालिनी अली, हम लोग सब गए थे, हाफिज साबरी साहब, डॉक्टर इमरान चौधरी साहब, और हम सब वक्फ से कहीं ना कहीं जुड़े हुए और परेशान हैं कि इन संपत्तियों का सही उपयोग क्यों नहीं हो रहा है। अब तक जिन गरीबों तक वो चीजें पहुंचनी चाहिए, जिन माताओं बहनों तक पहुंचनी चाहिए, जो स्कूल, कॉलेजेस और मेडिकल सेंटर खुलने चाहिए, वो अब तक नहीं खुल रहे हैं, बल्कि कुछ अपराधी तत्व वहां पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। जी, मैं जरा वो आंकड़े भी आपको दूंगा, क्योंकि आज ही पार्लियामेंट में सरकार ने वो नंबर्स रखे हुए हैं कि कितनी प्रॉपर्टीज पर इलीगल कब्जा किया गया है। उसके नंबर्स भी मैं आपको दूंगा, लेकिन अमीक जमई जल्दी से देखिए वो क्या कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए किया जा रहा है। जगदम्बिका पाल भी वही कहने की कोशिश कर रहे थे। साहिल भाई देखिए, भारत की संसद में आज आदरणीय डिम्पल यादव साहिबा ने और हमारे धर्मेंद्र यादव जी ने, हम लोगों ने बहुत साफ कह दिया कि पूरे देश में जो ये बिल अब जो लागू होने वाला है, समाजवादी लोग इसके बहुत सख्त खिलाफ है। दिल्ली की जो जेपीसी थी जिसमें जगदम्बिका पाल साहब आए थे, तो बतौर स्टेक होल्डर हम भी उसमें शामिल हुए थे। साहिल भाई, आपको हैरत होगी कि 97% जो स्टेक होल्डर्स थे उसमें कोई भी बात ऐसी इसमें रिफ्लेक्ट नहीं करती है कि जो ये कही जाए कि जगदम्बिका साहब ने जो मेहनत करी है उसका कोई मतलब था। वो नॉन स्टेक होल्डर जो बार एसोसिएशन, आरएसएस की जुड़ी हुई, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए लोग, उनको इनवाइट किया गया। मेरी जो सबसे ज्यादा इस बात में ऑब्जेक्शन हमेशा से रहा है कि तिरुपति मंदिर में या राम मंदिर में, अयोध्या में या गुरुद्वारे में किसी नॉन सिख का, नॉन हिंदू का क्या काम हो सकता है? किसी मुसलमान का अयोध्या जी के ट्रस्ट में क्या काम हो सकता है? भाई मुसलमान हैं, अपने तरीके से अपने धर्मार्थ कार्यों में उसको वो चला रहे हैं, उसका एक एक्ट है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब 2 बार प्रधानमंत्री रहे, उसी अभी तो नॉन मुस्लिम है नहीं ना, हटा दिया ना उन्होंने, जो है इनकरेज किया। मैं आपसे नहीं, मेरा ये कहना है कि हटा दिया ना उन्होंने। जो ये पूरा जो बिल लाया गया है, ये सीधे सीधे, मैं साहिल भाई बता रहा हूं, गृहमंत्री जी हमारे जो हैं आजकल बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। वो जितनी एनिमी प्रॉपर्टी है उसको बिचवाने का काम कर रहे हैं अपने मित्रों को। हमें उससे परहेज नहीं है। एनिमी प्रॉपर्टी सरकार के पास है, आप उसको बेचिए, होटल बनाइए, बिल्डिंगें बनाइए, बिल्डरों को बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अखिलेश जी ने, हमारे नेता ने, जो सबसे पहले दिन जो बात संसद में बोली थी वो ये है कि जो सरकार के मित्र बिल्डर है उनकी निगाहें सीधे सीधे वक्फ बोर्ड की जमीनों पर है। और आपको हैरत होगी साहिल भाई, मैं आपका 30 सेकंड लूंगा, 97% जो वक्फ लैंड है वो या तो कब्रिस्तान है या तो मस्जिद है। और मस्जिद और कब्रिस्तान, जैसे लखनऊ में हमारे यहाँ एक बड़ी ऐशबाग की जो कब्र है, उसकी कीमत होगी, मान के चलिए कि 200 करोड़ होगी, मान के चलिए 200 करोड़ उसकी कीमत है। लेकिन कब्रिस्तान से कोई रिकवरी नहीं है, वहां पे हर साल मुसलमानों को पैसा खर्च करना पड़ता है। तो आप जोड़ के बता रहे हैं कि इतनी जमीनें हैं, और जो लेकिन वही तो है ना, था हमारा, अभी वक्फ बाय यूज नहीं हो पाएगा ना, ये कब्रिस्तान वगैरह जो है वक्फ बाय यूज नहीं हो पाएगा ना अभी। नहीं तो आपको दिक्कत है ना इसको लेकर। आपको मैं तो, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। जो हमारा जमींदारी, जो हमारा लैंड एबोलिशन एक्ट है वो 1950 में आया। उससे पहले की जो मस्जिदें हैं, जो दरगाहें हैं, जो मकबरे हैं, वो किस कानून के दायरे में आएंगे? कौन सी जमीन, कौन सा कागज, कौन सा डीड, कौन सी रजिस्ट्री, कौन मुसलमान, कौन हिंदू ला सकता है? मुझे बताइए, कौन सिख ला सकता है कि 1940 में मोहम्मद फैज खान आपका जवाब देना चाहेंगे? जमीन का कागज कहां से मिलेगा?
मोहम्मद फैज खान इसका जवाब देंगे और उसके बाद सैयद जफर इस्लाम भी बात करने वाले हैं और उसके बाद वारिस पठान भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एक छोटा सा आंकड़ा, मोहम्मद फैज खान जी, आपने इलीगल इंक्रोचमेंट की बात करी थी। आज पार्लियामेंट में सरकार ने आंकड़े रखे हुए हैं, 8,72,352 प्रॉपर्टीज है वक्फ के पास में पूरे देश में। उसमें से 994 प्रॉपर्टीज सरकार का कहना है कि इलीगली इनक्लोज्ड है। अब आंकड़ा आपके सामने है, पार्लियामेंट में सरकार ने आंकड़ा रखा हुआ है। मोहम्मद फैज खान जी 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 बिल्कुल, हम यही कह रहे हैं कि जो इलीगल चीजें हैं, जो इंक्रोचमेंट है, उसको दूर किया जाना चाहिए। हम पहले भी कह चुके हैं। और इसके अलावा ये जो बार बार बात कह रहे हैं हिंदू सदस्यों की, मैं फिर कह रहा हूं, हम भी बहुत सारी दरगाहों से जुड़े हुए हैं और सबसे ज्यादा हिंदू आते हैं। अभी भी आप जाकर देख लीजिए, किसी दरगाह में, किसी मस्जिद में वो दान दे रहे होंगे। प्रतिदिन लगभग 1 करोड़ रुपए हिंदुओं की तरफ से आता है, कम से कम। तो यदि कोई हिंदू सदस्य आ जाता है तो उसका भी स्वागत और सम्मान करना चाहिए। और ये जो अवैध कब्जे वाली बात है, अवैध कब्जा दूर होना चाहिए। कुछ चंद लोग हैं, उसमें यहां पर बैठे हुए भी लोग हैं जिनका लाभ इन लोगों को पहुंचता है। 8 लाख में से 994 प्रॉपर्टी से कलेक्टर की निगरानी में चीजें एडवोकेट फैज, हाँ, तो तुम वकील उसको नहीं हटना हो, चाहिए तुम ना। मुनाफिक हो। ठीक है ना, तुम मुनाफिक हो, तुम वकील नहीं हो, तुम मुनाफिक हो। आई एम आरएसएस के अरे बदतमीज तुम्हारी किसी बात की हैसियत। अरे पाकिस्तान का दलाल है। नहीं, तू पाकिस्तान का दलाल है, भाग यहाँ से। आरएसएस चलिए आवाज दोनों का कम करिए, ये इस तरीके की भाषा नहीं चलेगी इस देश में। कोई किसी, चलिए हटाइए, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। वारिस पठान, आपकी भूमिका थी, आप कुछ कह रहे थे, उसके बाद अखिलेश प्रताप सिंह और आखिर में सैयद जफर इस्लाम इस सब का जवाब देंगे। जगदम्बिका पाल को आप भी सुन रहे थे, उनका कहना है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये जो बोल रहे थे ना अभी, ये जो बोल रहे, बिल्कुल तुष्टीकरण तो हो रहा है, लेकिन बीजेपी कर रहा है ना तुष्टीकरण। वो क्या कर बताना चाहते हैं, उनकी नीयत आप देखिए। साहिल क्यों लाने की जरूरत थी आपको? क्या हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के अंदर आप किसी गैर हिंदू को रखेंगे, क्या नहीं रखेंगे? क्या गुरुद्वारा कमेटी के अंदर आप किसी को रखेंगे, नहीं रखेंगे? तो मुसलमानों के अंदर इनको क्यों घुसता है? क्योंकि अब कलेक्टर डिसाइड करेगा कि ये जमीन वक्फ की है, ये जमीन वक्फ की नहीं है। किस तरह से फैसला होगा? अच्छा ठीक है, इलीगल अतिक्रमण अगर कोई है वहां पर, जैसा कि यूपी में कहा कि माफिया बैठा था, तो इतने सारे यूपी की सरकार क्या कर रही थी? माफिया को हटाया क्यों नहीं? और अगर इलीगल अतिक्रमण है, आप जाएंगे उसके बाद, अगर वहां पर फैसला नहीं होता, कोर्ट्स पड़ी है ना वहां पे। नहीं, कोर्ट काय के लिए बनी? आप अपील फाइल कर सकते हो कोर्ट के अंदर जाके। मगर सरकार को ये सब बाईपास करके एक ही चीज है कि नहीं, ये बीच का लैंड है, अब वक्फ बाय यूजर का क्या करेंगे आप? अच्छा, लिमिटेशन का हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में नहीं, गुरुद्वारा कमेटी में नहीं, कहीं भी नहीं, यहां पर लिमिटेशन का पैक्ट लगा देते हो, तो क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? क्या यह असंवैधानिक नहीं है? इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं टोटल असंवैधानिक बिल है। नीयत के ऊपर टोटल इनकी मंशा हमारी ये कि इनकी नीयत पूरी तरह से खराब है। हमारे यतीमों का, मिस्कीनों का, हमारे मदरसों का, हमारे कब्रस्तानों को हड़प करना इनकी नीयत में, यही बात है। साफ बात ये वाली बात है। वरना सैयद जफर इस्लाम जल्दी से, और उसके बाद अखिलेश में जा सकते हो, क्या जरूरत है ये सब करने की? वारिस पठान की आवाज नहीं कीजिए। देखिए वारिस भाई, आप लोगों को गुमराह मत कीजिए। पहली बात, सब लोग जानते हैं कि आप लोगों को मुस्लिम समाज को वर्गलाना आपका काम है, उनको कहीं ना कहीं उत्तेजित करना आपका काम है, लेकिन हकीकत से दूर है। मैं बार बार कह रहा हूं, और स्वयं गृह मंत्री जी ने कहा कि आपके डिसेंट जो भी नोट में, हमें कोई आपत्ति नहीं, आ जाए उसमें कुछ जो और भी ऐड करना चाहते हैं, आपके दिमाग में भी कुछ आ गया वो भी ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये तो साफ साफ कह दिया गृह मंत्री जी ने। लेकिन हमारी मंशा क्या है? हमारी मंशा है कि गरीब आदमी की प्रॉपर्टी, वो गरीब लोग, गरीब मुस्लिम समाज के लिए है। आज मुस्लिम समाज को आप देखिए, उत्थान ही नहीं हो रहा है। इसी सरकार ने उत्थान किया है कि सब गरीब, जितने वेलफेयर स्कीम है वो गरीब समाज के लोगों को मिल रहा है। पिछली सरकारों ने देख लीजिए, सचर कमेटी रिपोर्ट मिलता ही नहीं था। ऐसे में अगर सही से रिवैम्प किया जाए, इसकी प्रोडक्टिविटी कितनी होनी चाहिए? जो हमारे पास जो एसेट्स है उसका प्रोडक्टिव यूज नहीं है। अगर प्रोडक्टिव यूज हो तो जितने मुस्लिम समाज के गरीब लोग हैं उनको बहुत बड़ा फायदा होगा। और वही मंशा है सरकार की कि अनप्रोडक्टिव लोगों को फायदा होगा। अखिलेश प्रताप सिंह जी, प्रोडक्टिव एसेट्स है और इसका फायदा मुस्लिम समाज के गरीब लोगों को। 295 पेजेस है आपके डिसेंट के पेजेस उसमें ऐड किए गए एनेक्सचर में। अखिलेश प्रताप सिंह जोशी जी, तो पहले के लिए डिसेंट के नोट, जेपीसी का जो मैंडेट है, जो प्रोसीजर है, जब वही नहीं फॉलो किया गया तो यह जो प्रोड्यूस किया गया है पार्लियामेंट में बिल, ये खुद ही जो है प्रोसीजर जो फॉलो नहीं हुआ तो ये वैलिड नहीं है, संवैधानिक नहीं है।
ये फिर से भेजा जाना चाहिए, क्योंकि जब जेपीसी का प्रोसीजर ही फॉलो नहीं किया गया, ये सरकार छल कर रही है। मैंने आपको बताया, दोहराने की जरूरत नहीं है कि बाद में जब प्रेशर बना तो एक एनेक्सर ला दिया, वो भी ब्लर किया हुआ है और ब्लैक किया हुआ है। फिर गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि हम तैयार हैं जो आप कहते हैं। फिर आप जेपीसी की जो भूमिका होनी मुस्लिम चाहिए, वो समुदाय के भूमिका भी तो कुछ पूरी लोग हुई कह रहे हैं नहीं। कि ये बिल वो आना चाहिए संवैधानिक अखिलेश थे जी। तो किया नहीं। उसके बाद में वो लोग ने कहा, अरे भाई, बिल का विरोध तो कोई नहीं कर रहा ना, आप बिल बनाइए ना, लेकिन नियमानुसार तो बनेगा कोई बिल, कानून और बिल संबद्ध तो बनेगा कोई बिल। आप हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को भी दरकिनार कर दिए, जिनका कोई नॉन स्टेक होल्डर्स को आप तवज्जो दे रहे हो। जो कमेटी में लोग हैं उनकी सुनी नहीं रहे हो। तो कमेटी का मतलब क्या हुआ? जेपीसी के अंदर की कमेटी का? मैक्सिमम नॉन स्टेक होल्डर्स का ही उसमें वो आपको लिया अगर गया इसी है तरह बिल opinion। बनाना हो तो करिए। देखिए ऐसा है, आखिरी 30 सेकंड है मेरे पास जफर इस्लाम जी, नॉन स्टेक होल्डर्स को आप क्यों ले रहे हैं? जिनका समस्या उनको लेके आइए जेपीसी के सामने, यही तो ज्यादा विपक्ष कह रहा उनको है। तवज्जो दिया गया है। नहीं, बिल्कुल हम चाहते हैं कि जितने भी स्टेक होल्डर है, और आपको बताया आप जगदीपाल सिंह जी ने कि हमने सारे स्टेक होल्डर से बात की है, खवातीनों से बात की है, मुसलमान तंजीमों से बात की है, झूठ बोला। मुस्लिम तंजीमों से बात की है, और सभी लोगों से, मदरसे, बोर्ड से, इससे सबसे बात किया है। एक सवाल। हाँ, बोलो भाई। तो मेंबरों वक्फ की बोर्ड बात के तो आप आप delete सबका कर बहुत दे बहुत रहे हो, शुक्रिया, उसमें मेरे पास समय खत्म हो चुका है।